एनबी न्यूज पश्चिम बंगाल में पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा है। बता दें आपको ये कि बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा ने राज्य में तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल कोच बिहार के सितारकुची में हुई फायरिंग की घटना में 4 लोगों के मारे जाने के बाद टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और फायरिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताया। टीएमसी के अलावा बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी आयोग के अधिकारियों से मिला था और आयोग के अफसरों से मुलाकात के बाद टीएमसी नेताओं ने बताया कि हम चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात लाने के लिए गए थे और फायरिंग में मारे गए 4 लोगों की मौत के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल सीईपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ ये जिम्मेदार है। और आपको बता दें टीएमसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सुभद्र मुखर्जी, सुदीप सुगाता और डोला डेरेक और ब्राइन शामिल थे। और आपको ये भी बता दें कि मुखर्जी ने इसी दौरान उन्होंने कहा कि ओपन फायरिंग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री भड़काऊ भाषण देते हैं जिसे टीवी पर भी जारी कर दिया जाता है। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? जो घटना हुआ वो मोटा मोटी 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़ा एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटी। 3 फेज का चुनाव जितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये चौथा फेज का चुनाव आज सुबह को हम लोग देखे हैं कि कोच बिहार जिले के शीतलकुची जो विधानसभा है, वहां सुबह सुबह अपना मतदान करने के लिए पहुंचा हमारे समर्थक था आनंद वर्मन जी। उनको मतदान केंद्र के लाइन में ही गोली मार दिया गया। इस विषय में हम लोग 6 सदस्यीय टीम चुनाव आयोग से मिलने आए थे, क्योंकि पिछले 3 फेज में इतना अच्छे तरीके से चुनाव हुई और 2 दिन पहले हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद से जैसे आज की घटना घटी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो इसीलिए हम लोग कि आनंद वर्मन जी को लाइन के ऊपर क्यों गोली मारा गया और उनको न्याय मिले और अगला चुनाव में 6ठा, 7वां, 8वां चुनाव जो फेज है, इसमें जैसे पहले का चुनाव हुआ ऐसे ही एकदम अच्छे ढंग से चुनाव हो, यही निवेदन लेके हम लोग चुनाव के जो उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे उनसे चर्चा करते हुए ये कहते पाए गए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। उनका कहना था कि उनके खुद के आंतरिक सर्वेज में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं,
उन्होंने इस बात को माना कि भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीत रही है। 3 चरणों के बाद इस बात को मानना, वो भी जब चौथे चरण का चुनाव आज होना था, जो अपने में सबसे बड़ा चरण था। ममता बनर्जी के रणनीतिकार का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीएमसी को ये रणनीतिकार ही चला रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल भी हुए। इतना ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो कारण है वो भी गिनाते हैं। हम एक बोलेंगे कि प्रीवियस 10 साल से यहाँ का वोट होने नहीं दे रहे थे टीएमसी का जो दुष्कृति गुंडा लोग है। इस साल हम लोग निर्वाचन कमीशन में चिट्ठी लिख के उन लोगों को दिया है, जहाँ हम लोग फेयर नीट इलेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ का आदमी का वोट देने का जो अधिकार है वो 10 साल से लोग छीन रहे हैं। इस साल पूरा बहुत अरेंजमेंट अच्छा हुआ, अपना अपना जो भी जिसे चाहे आके वोट डाल रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। यहाँ का 10 साल, अब पूछिएगा किसी भी वोटर से, 10 साल के बाद ये लोग लाइन में खड़े हैं। इस बार कुछ नतीजा कुछ अलग आएगा? ये बिल्कुल आएगा नतीजा। यहाँ का 10 साल का टीएमसी था, यहाँ का लूटपाट करके वोट जीत के रहा। तो बता दें आपको, आयोग के अफसरों से मुलाकात के बाद टीएमसी नेताओं ने बताया है कि हम चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात लाने के लिए गए थे और फायरिंग में मारे गए 4 लोगों की मौत के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ और बीएसएफ जिम्मेदार बताया है। तो आपको ये भी बता दें कि टीएमसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में कई लोग शामिल थे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से बातचीत की है। टीएमसी पर आरोप लगाया उन्होंने। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल आनंद, बीजेपी नेता, और डॉक्टर दयाशंकर सिंह, टीएमसी नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। दयाशंकर जी, सवाल आपसे किया जाएगा, क्या लगता है कि पहले से लेकर और अब तक जो, यानी कि कल जो चौथा चरण के जो चुनाव हुए हैं, कितने शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, लेकिन कल की घटना जो हम लोग आरोप लगाते रहे चुनाव आयोग पे या सीआईएसएफ या बीएसएफ पे कि ये लोग वोट को प्रभावित कर रहे हैं, कल की घटना हमारे 5, हम लोग के पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को शहीद कर देना, इसको इंगित करती है कहीं ना कहीं ये लोग आपस में तालमेल बनाए हुए हैं। नहीं तो ये कहाँ से इनको तत्काल आदेश मिला कि फायरिंग कर दो, गोली मार दो? अरे रबड़ की गोली भी चलाई जा सकती थी, ऐसा तो कोई घटना नहीं। वो तो बाहर से तो लोग आए हुए नहीं थे, उसी विधानसभा के रहे होंगे। और दूसरी, जब दीदी ने कहा है कि मैं उस एरिया में जाऊंगा, कुछ भी आज जाऊंगी, तो उस पर परमिशन के पर रोक लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है स्पष्ट है। दीदी शुरू से ही जो आरोप लगाती रही, चाहे बीएसएफ हो, जो भी सेंट्रल फोर्सेस हो, जिस तरह से ये लोगों की वीडियो कुछ वायरल हो रही है कि लोगों को जाके धमका रहे हैं कि आप वोट इधर को दो, तो ये इन लोगों का, अभी ये देखिए, जब से इससे पहले अमित शाह से पहले जो भी रहे गृह मंत्री, तो उससे कभी ऐसा आरोप नहीं लगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जी चलिए, राहुल जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से अब चौथे चरण के जो मतदान हुए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए, अगर बात कूच बिहार की करें तो वहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है, फायरिंग हुई है उनके ऊपर, क्या लगता है कि इसमें कुछ फायदा हुआ है आपको? क्योंकि चुनाव आयोग ने 72 घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है नेताओं का। अगर बात करें वोटिंग को लेकर, मतदान के लिए भी 72 घंटे के लिए
स्थगित कर दिया है। करिश्मा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि एक पुरानी कहावत है, समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो ममता दीदी ने जो 10 साल जो शासन किया है उसी का ये नतीजा है। ये जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ हमारी संवेदना है, क्योंकि ये किसी भी पार्टी को समर्थन करते हैं वो उनकी निजी राय है, लेकिन जाने जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शहीद हुए हैं इसमें, और हमने भी इनके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन इन्होंने हमारी बातों को खंडन किया। अगर उसी वक्त इस चीज पे अगर संज्ञान लिया गया होता ममता दीदी की तरफ से, उनके पुलिस अधिकारियों की तरफ से, तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। और जिस प्रकार से जो घटनाएं घटी हैं, और दीदी भी लगातार इल्जाम लगाते रहती है, जो दीदी एक मंच से एक बयान दी थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि एक बार केंद्रीय सुरक्षा बलों को जाने दो, उसके बाद मैं देखती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये धमकी दे रही थी ना वहां के आवाम को, वहां के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। समर्थन करना अच्छी बात है, विचारधारा अपनाना अच्छी बात है, लेकिन जाने जाना अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बुरी बात है, और इसको अभी से नहीं, पिछले 2-3 सालों से जो राजनीतिक रंजिश और रक्त चरित्र का जो अखाड़ा बन बैठा है पश्चिम बंगाल, इसीलिए बदलाव की जरूरत है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इनको किसी भी बातों पे यकीन नहीं होता है, इन्हें सुरक्षा बल पे यकीन नहीं है, इन्हें यकीन अपने पुलिस पे बल पे भी नहीं है, क्योंकि इनके भी पुलिस के बल वहां पे तैनात रहते हैं, और तालमेल के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अपना कदम बढ़ाती हैं। ये उस प्रकार का कार्य करते हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं। कल आप ही के चैनल पर बैठ के इन्हीं के एक प्रवक्ता ने किस प्रकार से हिंदू को दोहन किया, हिंदू धर्म को दोहन किया, ये छुपा नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा। तो अगर उस प्रकार का बयानबाजी इनके तरफ से किया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज देगा समाज के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं ना कहीं कट्टरवाद को जन्म देगा। और मैं इस चीज को भी बताता हूँ, इन्होंने जो कहा कि ममता दीदी पे रोक लगा दी गई, तो ममता दीदी पे क्या, चुनाव आयोग ने तो सब पे रोक लगा दी है। और अगर कहीं कोई संवेदनशील मामले होते हैं तो वहां पे अगर आपके जाने से उस जगह को प्रभावित हो सकता है, तो चुनाव आयोग ने अपने संज्ञान को उचित समझा और उन्होंने दोनों पार्टियों पे रोक लगाई। जो 72 घंटे का जो रोक है दोनों पार्टियों के लिए है। और लेकिन राहुल जी, ये तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं, टीएमसी भरोसा नहीं करते चुनाव आयोग पर, और उन्हीं के पास जाते हैं शिकायत के लिए। देखिए, यही विडंबना है, यही इनकी विडंबना है। ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि ये आखिर चुनाव आयोग के हित में बातें नहीं अगर रखेंगे तो वो आपके ऊपर कैसे फैसला लेंगे। चुनाव आयोग ने इनके पंचायत के भी चुनाव को करवाए थे। चुनाव आयोग ने पिछले 2 टर्म का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग ने ही करवाया था। जब ममता दीदी जब दोबारा मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय भी चुनाव आयोग वही था। तो ममता दीदी उस वक्त जीत जाती हैं और इस वक्त हार का डर के बहाने से चुनाव आयोग पर ठिकारा फोड़ती हैं, तो ये किसके पास जाएंगी? ये तो फिर उन लोगों के पास जाएगी जो इनकी बातों को सुनकर उसमें हामी भरते हैं। देखिए, ये एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संगठन है चुनाव आयोग, जो अपने हिसाब से कार्य करता है। ये इन्होंने जिस हिसाब से अब तक जितनी बातें बताई हैं, और भी राज्यों में चुनावें चल रही हैं, लेकिन क्या आपको और राज्यों में इस प्रकार की उपद्रवी देखने को मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे भी तो अन्य पार्टियां लड़ रही हैं बीजेपी के साथ, लेकिन वेस्ट बंगाल ही राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि जो कमियां वहां थी, अगर मेरा बेटा आज अगर गलती करके आता है और मैं उनको कह देता हूं कि बहुत अच्छा किया, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं सह दे दिया अपने बेटे को, और वो आगे चलकर निरंतर गलतियां करेगा, और एक दिन वो गलतियों की वजह से मेरी बदनामी होगी और मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यही परिणाम ममता दीदी ने पिछले 10 सालों में दिया है। जी दयाशंकर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जनता तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से डर गई है, जिस तरीके से लगातार ऐसे हिंसा वाली खबरें सामने आ रही है पहले चरण से लेकर, क्योंकि पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक ये जो लगातार बीच में जो हिंसा हुई है, और चौथे चरण में तो जो मतलब भयानक रूप देखने को मिला था, तस्वीरें ऐसी थी जहां 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए करिश्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से भारती घोष है, नाम सुनी होंगी शायद आप लोग, और राहुल आनंद जी तो भली बात जानते होंगे, इनकी संभवतः कैंडिडेट भी है जी। वो बोलती है कि उत्तर प्रदेश से हजारों घर से वोट निकलेगा जो भी व्यक्ति देने के लिए, तो 1000 गुंडे लाके मरवाओगे नहीं, घर में घुस जाओ। उस समय
यही अर्धसैनिक बल के जवान साथ में रहते हैं। चुनाव आयोग क्या अंधा उस समय रहता है? 90 वोट के जगह 181 वोट पड़ जाते हैं। ईवीएम मशीनें में ढोई जाती है। क्या चुनाव आयोग अंधा रहता है? प्रधानमंत्री जी दूसरे देश में जाके संबोधित करते हैं मीडिया के द्वारा, क्या बोलते हैं वो कौन समुदाय है, उस समुदाय को वहां पे जाके क्या बोलते हैं बांग्लादेश से संबोधित करते हैं, और यहाँ पे बंगाल में चुनाव चल रहा होता है। क्या उनको नोटिस चुनाव आयोग ने दिया? वो एक खान है, हम लोगों की है कैंडिडेट है, उनके ऊपर गांव वालों ने हमला किया। आयोग सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई किनके ऊपर करेगा? देखिए, ये लोग दहशत बना रहे हैं। क्या ये जो अर्धसैनिक बल है, जिधर हम लोगों के वोट बैंक हैं, उनमें जाके दहशत बना रहे हैं, और हमारे 5 जो कार्यकर्ता है उनको सही। दयाशंकर जी, आप लोग सरकार आपकी है, लेकिन आप अपनी उसी की तरफ ही आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ ने हमला किया है, लेकिन गलत बात है ना। पहले चुनाव आयोग पर आप लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए, अब अर्धसैनिक बल पे भी आरोप लगा रहे हैं। एकदम लगाया जा रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वहाँ पे क्या ये लोग कर रहे हैं? जब वो भारती घोष कह रही है कि मैं 1000 लोगों को उत्तर प्रदेश से, क्या उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश रहते हैं, उत्तर प्रदेश से मैं बुलवाऊंगा, घरों में घुस जाओ। वो वीडियो है, वहाँ पे अर्धसैनिक बल है। तो क्या उस समय वो भारती घोष को बंद नहीं कर सकते? चुनाव आयोग उनका पर्चा निरस्त नहीं कर सकता? तो बहुत सी बातें हैं। बड़ा देश की जनता, विश्व की जनता देख रही है कौन क्या है, किनका चाल चरित्र। और रही बात कि किनके साथ क्या होने वाला है, इतिहास को जितना इन लोगों ने बदनुमा किया है, वो इतिहास में इनके देखिए ना, इनके विधायक जो है लौट रहे हैं, रोड पे कह रहे हैं कि हमको मारा जा रहा है, किसी का कपड़ा उतार दिया जा रहा है। और शासन प्रशासन की स्थिति क्या है? कितने किसान नौजवान कभी ये देखिए आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास 2-3 मुद्दे ये रटके आए। जैसे कविता होता है ना, बच्चे जैसे छोटा बच्चा रहता है तो उससे कभी कभी बेटा थोड़ा एक कविता सुनाना, तो मछली जल की रानी है। ये 2 चीज असली है, टीएमसी के गुंडे और एक आगे 2 में ममता गई। जैसे बच्चे वाले, अभी किसी बच्चे के साथ कहिए, बच्चा थोड़ा एक आध कविता सुना, मछली जन की रानी है, तो ये 2 इनको रटा दिया गया। अरे भाई, कभी आप नौजवानों के बारे में बात करो, महिलाओं के बात करो, देश के उत्थान के बारे में बात करो। देश कैसे ग्रोथ करेगा? कोरोना काल की जिससे हम लोग चिंताग्रस्त थे कि देखिए लंबा पीरियड में कराया गया, साल भर कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, क्या स्थिति हुई है। तो बहुत से मुद्दों पे शुरुआत में भी इस पे चर्चा आपके चैनल पे बहुत बार बताया गया था, लेकिन इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। न तो इनको जनता से सरोकार है, न तो देश से है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ से मतलब है, अपने नहीं तो इनको बताइए देश में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ बंगाल के, टोटल दिल्ली छोड़ के यहाँ पे टूर वीजा लेकर आए हुए लोग। तो इनसे अब जनता जान चुकी है, ये हताशा और निराशा की निशानी है। इनको ये सब किसी तरह से वोटरों को किसी भी तरीके से, नहीं तो बताइए शुरुआत में ये आता है बयान कि झड़प हुई 2 गुटों में, तो ये बताइए आप करिश्मा जी की 2 गुट में अगर झड़प हुई तो गोलियां चली, तो ये बताइए अगर झड़प हो रही है गोली चलेगी तो 2 ग्रुप रहता तो कोई ना कोई, अगर तीसरी पार्टी का भी तो कोई ना कोई शहीद होता जी। तो ये प्रश्न के विषय है, बहुत से प्रश्न है, अब क्या बताया जाए, ये तो देश की जनता वोट के माध्यम से 2 मई को बताएगी। चलिए राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। और इन्होंने जो बातें कही हैं, मेरा ये कहने का तात्पर्य ये था कि इन्होंने जो ये बातें कही हैं, कल तक ये सेना को कटघरे में खड़े कर रहे थे, अब इन्होंने सुरक्षा बल को भी जो वहां पे तैनात है उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये नई बात नहीं है, इनके ये पॉलिटिकल डीएनए में ये सब बातें भरी गई हैं, और विपक्ष इसके लिए तो मोहताज है, क्योंकि ये तो सबूत मांगने वाले गैंग लोग हैं। अगर इन्होंने जो बातें कही कि यूपी से गुंडे लाएंगे, बिहार से गुंडे लाएंगे, तो ये वीडियो क्यों नहीं वायरल करा रहे हैं? ये वीडियो न्यूज वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसको दिखाना चाहिए ना। जब हम लोग वीडियो दिखाते हैं और जब उसको न्यूज चैनल का जब कवरेज मिलता है, तो इनके भी तो कुछ समर्थक हैं जो दिखा सकते हैं वीडियो, क्यों नहीं दिखाते हैं? और ये जो हार की जो पुष्टि कर रहे हैं, तो इनके जो रणनीतिकार हैं पीके, और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। ममता दीदी तो हारने जा रही है, ये पीके के आने से नहीं, ये ममता के जाने से नहीं, मोदी के आने से नहीं, बस लोग परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। तो मैंने स्लोगन इसीलिए बोली थी, वो धारा वाली। और इन्होंने जो बातें कही, ये लॉकडाउन पे ले गए, कोरोना पे ले गए, लेकिन ये वास्तविकता से हटते दिखाई दे रहे हैं।
दयाशंकर जी, अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ममता के एकदम करीबी माने जाते हैं। क्या पूरा माजरा है ऑडियो का, ये समझ में नहीं आया। देखिए, किसी की भी ऑडियो को आधे दिखा देना, कट करके दिखाना, जैसे मैं ही मान लीजिए अभी बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे कि 2014 से पहले मोदी जी की आधी चल रही थी, अब आप इसको कट करिए इतना ही। मैं अब तो मैं फंस गया। टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला, दयाशंकर सिंह ने कहा कि मोदी की लहर चली। भाई आगे क्या बोल रहा हूँ, 14 तक थी, 14 के बाद उनकी स्थिति आई कि 1 बाय 1 करके उनके सहयोगी दल साथ छोड़ते चले गए, सरकारें चली गई, जनता वो बनारस से एमएलसी के चुनाव हार गए, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, वो उन्होंने सीधा टीएमसी छोड़ दी थी, चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ दी थी शुभेंदु अधिकारी ने। 27 लोगों की टीएमसी ने टिकट काटी है और 27 लोगों में कौन कौन से लोग थे, तो नेताओं के अपने भी लोग होते हैं, हर जगह कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, घुसपैठिए होते हैं कहीं भी किसी भी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं। चलिए दयाशंकर जी और राहुल जी, इस मुद्दे में हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के टीकाकरण सेंटर में पहुंचे हैं और वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। फुले जी की पावन जयंती है। एक महान समाज सुधारक जिन्होंने देश के अंदर सामाजिक समता की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अप्रैल से इस देश के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक 4 दिवसीय टीका उत्सव का आह्वान किया था। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है और मानवता को बचाने के लिए इस सदी की जो भीषण महामारी है कोरोना, इससे बचाव के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उस कार्यक्रम में वह सहभागी बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 6000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। याद रखना, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा और हर व्यक्ति इसका पालन करेगा तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम विजयी बनाने में सफल होंगे। 4 दिवसीय टीका उत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हर व्यक्ति जुड़े, अपनी बारी का इंतजार करे
2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को भी अपनाएं। इस विश्वास के साथ प्रदेशवासियों को टीका उत्सव के साथ जुड़ने और इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ये मेरी कामना है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अवश्य कोरोना को परास्त करेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। तो वापस इसी मुद्दे पर लौट कर आते हैं, जहां पश्चिम बंगाल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे 2 खास मेहमानों से, जहां जिस तरीके चौथे चरण के वोट तो हुई लेकिन दोनों शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुई। और इसी मुद्दे में हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो बंगाल में चुनाव है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पर आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन देखना अब ये होगा कि बाकी 4 बचे चुनाव कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो पाते हैं। और जो कुछ बिहार में 72 घंटे के लिए हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, उसमें चुनाव कब होंगे। तो चलिए इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।